अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्ट्रेंथ हम लोगों ने बतानी थी एसिड्स और बेसिस की। तो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ करवा दूँ, पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट। तो हमने मैट्रिक में ये पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज़ करवाती हूँ, क्योंकि इसी को लेकर हमने एसिड और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है उनको कंपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं पीएच और पीओएच से। मेरे पास ये देख, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन से। सारा आप इसको डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा। मैं इस टॉपिक के जो नाम है मैं इसको रेस कर देती हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट करना है पीएच और पीओएच से। तो पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हम किसी भी एसिड की अगर स्ट्रेंथ बतानी है तो वो इन टर्म्स ऑफ पीएच भी बता सकते हैं। तो पीएच का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, उसको किस तरह से क्रिएट किया गया, वो उसकी हम डेरिवेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वाटर से। हमने पढ़ा था लिविस उसमें लोरी ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है जो कि एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो अगर आप वाटर की आयोनाइजेशन देखें, वाटर वैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आप इसमें चंद कतरे किसी एसिड के डाल दो। अगर एसिड के कतरे डाल दिए जाए तो वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेहतर हो जाती है, ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। बट प्योर वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसकी इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जब करंट पास करने पे अपने आइंस में चेंज हो जाए। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आयोनाइजेशन तो इसकी होती है लेकिन बहुत कम हद तक। तो जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो ये अपने आइंस में चेंज हो जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये इसके आइंस बनते हैं। ठीक है। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूं केसी का, तो केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में मेरे पास एक प्रोटॉन है और एक हाइड्रोक्सल है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। ये मेरे पास प्रोडक्ट है और ये मेरे पास रिएक्टेंट है। तो केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर होता है। ये केसी का एक्सप्रेशन है वाटर की आयोनाइजेशन के लिए। अब आपको पता है वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होती है। वाटर की कंसंट्रेशन कम नहीं हो सकती, हमारे पास वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है। इसलिए हम वाटर को एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेस में है। तो केसी भी एक कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन को हम खुद कंसीडर कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मैं इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ ले आती हूँ, केसी मल्टीप्लाई वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा, प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल। ये मेरे पास आ गया। अब हमें पता है एक कांस्टेंट को जब दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नया कांस्टेंट आता है, और केसी को जब वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नया कांस्टेंट आएगा दैट इज़ कॉल्ड KW। KW स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर की आयोनाइजेशन करवाते हुए वाटर की आयोनाइजेशन का जो कांस्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KW से। तो KW किसके बराबर आ जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर आप वापस अपने इस रिएक्शन पे आओ, तो अगर आप यहाँ से गौर से देखो तो मेरे पास अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन का आयन भी एक ही बन रहा है और हाइड्रोक्सल का भी एक ही बन रहा है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 1 बनेंगे, अगर ये 2 होंगे तो ये भी 2 और ये भी 2 ही बनेंगे। मतलब इक्वल मोल्स इनके बनेंगे। अगर वाटर का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल है। अगर हाइड्रोजन 1 बन रहा है तो हाइड्रोक्सल भी 2 1 ही बनेगा। मतलब वाटर की आयोनाइजेशन से जितने आपके पास प्रोटॉन बनेंगे उतने ही आपके पास हाइड्रोक्सल बनेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन ये दोनों इक्वल हैं। ये हमें अपनी इक्वेशन से पता चल रहा है। अगर हम इक्वेशन को देखें तो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर 1 मोल प्रोटॉन बनेगा तो 1 ही हाइड्रोक्सल का बनेगा। तो हमारे पास इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है
तो मैं इस इक्वेशन में हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सल लगा दूं या हाइड्रोक्सल की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। KW इक्वल्स टू H पॉजिटिव, मैं हाइड्रोक्सल की जगह भी इस इक्वेशन के थ्रू H पॉजिटिव लिखने लगी हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये क्या बन गया, H पॉजिटिव का स्केयर बन गया, ठीक, KW। अब एक बात आप याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, इनकी वैल्यूज़ होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की जो वैल्यू होती है वो 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होती है, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 होती है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैं KW की वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगी हूँ। तो वो देखिए KW की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, KW, कलर चेंज करते हैं, KW की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो KW की वैल्यू कितनी थी, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 और इज इक्वल टू H पॉजिटिव का स्केयर। अब मुझे चाहिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, लेकिन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है, स्केयर है। तो मैं इस स्केयर को किस तरह ख़त्म कर सकती हूँ, बाय टेकिंग स्केयर रूट। अगर मैं दोनों का स्केयर रूट ले लूँ तो ये कट गया, स्केयर रूट से कट जाएगा। इसका आप कैलकुलेटर पे जब स्केयर रूट लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास सिर्फ रह गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ठीक हो गया। हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जब आयोनाइजेशन करवाई तो उस आयोनाइजेशन में हाइड्रोजन आयन की इतनी कंसंट्रेशन मौजूद होगी, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब हमने यहाँ पे खुद कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। तो अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये निकली है तो हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी, हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन भी मेरे पास क्या आएगी, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। क्लियर हो गया। तो वाटर चूंकि एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर हम इसकी आयनाइजेशन करवाते हैं तो आयनाइजेशन से ये तो कंफर्म्ड है कि जितने प्रोटॉन बनेंगे उतने ही हाइड्रोक्सल बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ से 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन को काउंट कर लिया। अब अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ 10⁻⁻7, इट्स मीन 0.0000, उसके बाद जाके 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6, एक और 0 आएगा, फिर जाके 1 आएगा। तो हम तो 0.0 अगर वैल्यू हो तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इतनी छोटी वैल्यू को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, इसको डील करना आसान नहीं होता। तो इतनी छोटी वैल्यूज़ को डील करने के लिए हमारे पास एक नया तरीका बताया गया, और वो तरीका क्या था कि आप नेगेटिव, इन वैल्यूज़ का नेगेटिव लॉग ले लो। आप इनका क्या करें, नेगेटिव लॉग ले लें। मतलब अगर आप नेगेटिव लॉग ले लो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का, तो आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पीएच। ये किसके इक्वल कहलाता है, पीएच के इक्वल कहलाता है। अगर मैं इसका भी नेगेटिव लॉग ले लूँ हाइड्रोजन आयन का, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इधर भी नेगेटिव लॉग ले लूँ किसका, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको हम कहते हैं पीएच। P स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग एंड H स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किसके इक्वल होता है, पीएच के इक्वल होता है। अब नेगेटिव लॉग जब आप इसका लोगे, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसका नेगेटिव लॉग ले सकते हो, वरना आप याद भी रख सकते हो ये माइनस। और लॉग का रूल एक होता है, लॉग ये कहता है कि अगर आपके पास लॉग के अंदर की वैल्यू में कोई पावर है तो पावर आ जाती है लॉग से पहले, और लॉग आप ले लेते हो बेस का। लॉग यहाँ पे आ जाएगा 10, तो लॉग 10 1 की इक्वल होता है। तो ये तो हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, तो पीएच कितनी निकल आई आपके पास, पीएच आपके पास आ गई 7।
अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी नेगेटिव लॉग इस वैल्यू का लेते हो तब भी आपके पास आंसर 7 ही आएगा। तो हमारे पास अब देखो 7 को डील करना आसान है एज़ कम्पेयर टू 1.0 10⁻⁷। अब नेगेटिव में जब ये हम कंसंट्रेशन ले रहे थे तो वैल्यू बहुत छोटी थी। जब इस छोटी वैल्यू का हमने नेगेटिव लॉग लिया तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए इन छोटी वैल्यूज़ को डील करना आसान होगा अगर हम इनको कन्वर्ट कर लें, इनके नेगेटिव लॉग लेके इनको पीएच में कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास वाटर की क्या निकल आई, पीएच कितनी आ गई, हाइड्रोजन आयन की ये हमारे पास पीएच कितनी आ गई, 7। इसी तरह अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग लेती हूँ तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा, सॉरी हाइड्रोक्सल आयन, और इसी तरह इधर नेगेटिव लॉग ले लो इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू का तो हम नेगेटिव लॉग ले चुके हैं, आंसर क्या आया था 7, माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव लॉग के लिए P और हाइड्रोक्सल आयन की है तो ये हो जाएगा POH। तो POH भी कितनी निकल आएगी, 7। तो हमारे पास नॉर्मल वाटर की जो pH और POH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास नॉर्मल वाटर की pH भी 7 आ गई और POH भी 7 आ गई है। अगर अब आपके पास यहाँ से अब हम रिलेट करेंगे एसिड को, हमने एसिड के बारे में ये पढ़ा जी कि एसिड वो जो अपना प्रोटॉन डोनेट करे। यहाँ पे कोई भी XYZ है, मतलब कोई भी मेरे पास ना एसिड है, अब वो जितने हाइड्रोजन आयन देगा उतना अच्छा एसिड होगा वो। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना एसिड अच्छा होगा, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अगर H की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जब उसका आप नेगेटिव लॉग लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका जब आप नेगेटिव लॉग लोगे, pH लोगे, तो pH उतनी छोटी आएगी। तो हम कहेंगे कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, बट pH उसकी उतनी कम होगी। ठीक हो गया। इसी तरह POH की बात करें, जितना OH ज़्यादा होगा उतना अच्छा बेसिक नेचर का होगा, और OH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका POH उतना कम होगा। तो एसिड और बेसिस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और रिलेशन यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा pH और POH, pH और प्लस POH, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे आपको याद हो मैंने यहाँ पे Kw की वैल्यू यूज़ की, Kw की वैल्यू होती है 1.0 10⁻⁻14, तो ये तो -14 है, ये और भी कम है, तो मैं इसका भी तो नेगेटिव लॉग ले सकती हूँ। अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग लूँ तो नेगेटिव की लॉग की जगह P और आ गया PKW। अब इसका आंसर लो, सेम नेगेटिव लॉग लो, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करके चेक करिएगा, उसका आंसर आता है आपके पास 14। तो PKW की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। यहाँ से हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। PKW की वैल्यू कितनी है, 14। pH भी हमने 7 निकाला, POH भी कितना निकाला, 7, तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14 होता है। और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि जब हम Kw का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 14 आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये एक नया रिलेशन बन गया कि सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14। अब ना यहाँ पे एक pH का एक स्केल बनाया गया है, pH का एक स्केल बनाया गया है जिसकी वैल्यू वेरी करती है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14। pH की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, सॉरी मैं 0 नहीं लिखना भूल गई, 0, 1, 2, 3, 4 और 14 तक ये वेरी करती है, 0 to 14 तक इसकी वैल्यू जाती है। ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको ये कहा कि सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, अगर आपके पास pH की वैल्यू 0 है तो इट्स मीन POH कितना होगा, 14। तभी तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 14। अगर pH 1 है तो इसमें मैं कितने ऐड करूँगी, 14 आ जाए, मैं इसमें ऐड करूँगी 13, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 14।
इसी तरह ये 2 है तो यहाँ पे 12, 12 + 2 14, 3 + 11 14, 4 + 10 14। तो जैसे जैसे pH इंक्रीज करेगी pOH वैसे वैसे क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इसकी pH इतनी है तो इसका pOH कितना होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये था हमारे पास pH और pOH का कॉन्सेप्ट। अब इसी को यूज़ करके हम एसिड बेसिस की स्ट्रेंथ भी बताएंगे। इसको मैं रेस कर दूँ बच्चों? चले मैं इसको रेस करती हूँ। अब नेक्स्ट हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को बताते हैं। मेरे पास एक सेकेंड, इसको मैं जस्ट रेस कर लूँ।